कहानी की शुरुआत में ही हमें एक ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि गर्ल्स की बिडिंग जारी थी। हमारे ड्रामे की फीमेल लीड याओ एक सीक्रेट एजेंसी में ही एज अ एजेंट काम करती है। तो अपने किसी मिशन के सिलसिले में यहाँ पे पहुंची हुई थी। वह उसका टारगेट था कैप्टन जान के क्लोज जाना। सो यहाँ पे वो तो इसे देखते ही लट्टू हो गए थे और इसकी बोली 2000 की लगाते हैं और हमारा हीरो फौरन से ही 20,000 बोल देता है। वो भी यहाँ पे आया ही हुआ था। ये है यंग मार्शल मिस्टर येनजू। उसे देखते ही ये अपने पास्ट की मेमोरीज में ही खो जाती है। इसका बहुत ही बुरा पास्ट मिस्टर येनजू से जुड़ा हुआ था। इसने किसी ज़माने में उसके डैड को मारा था। तब वो इसकी गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी और बस तब से ही वो इससे काफ़ी ज़्यादा हेट करता आया है। खैर यहाँ पे ये समझ रही थी कि अभी भी मिस्टर यान ने मुझे पहचाना नहीं है। वो तो इसे गोद में ही उठा के साइड पे ही लेके आ जाते हैं। सबके सामने ही इससे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। ये थोड़ी सी नर्वस हो जाती है एंड देन उसे ये भी कहने लगी थी कि आपको अगर अपने पूरे पैसों की भरपाई करनी है तो हमें किसी अकेले रूम में ही जाना पड़ेगा। यूँ सबके सामने करना अच्छी बात नहीं है। वो भी फ़ौरन से मान जाता है कि ठीक है, मुझे भी यूँ खुलेआम ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये कहता हुआ वहाँ से चलता बनता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही याओ इसके पास बैठी हुई थी, कुछ लोग बातें कर रहे थे कि कैसे एक दफ़ा एक लड़की ने यंग मार्शल को चीट किया था एंड देन इसके डैड को भी मार दिया। आज तक वो उस लड़की को पकड़ नहीं पा रहे हैं। खैर ये सारी बातें सुन के याओ बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाती है। अब इसके हाथों को कांपता हुआ देख के हमारा हीरो तो हाथ पकड़ लेता है एंड देन ये भी कहने लगा था कि अभी ये सबके सामने अपने इस मुंह से मेरी शर्ट के बटन को ओपन करो। ये मना करती है तो तभी इसका आदमी पहुंच जाता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो देखो फिर तुम्हारा क्या हाल करते हैं। खैर इसे मजबूरी में सारी बात तो माननी ही थी। अब फिर जैसे इसका ऑर्डर मान के इसके बटन्स को खोलने की कोशिश करती है, नर्वस हो के खुद ही इसे साइड पे कर देता है। ये बेचारी यहाँ से जा तो रही थी, तभी एक और बंदा आके इसे छेड़ने लगता है कि यंग मार्शल को आप पसंद नहीं आई हो। चलो कोई बात नहीं है, मेरे पास ज़रूर आ सकती हो। ये सारी बातें येनजू ने सुन ली थी। वो तो फ़ौरन से ही आके उस आदमी को मार के गिरा के वहाँ से भगा देता है। वो तो अब गुस्से से इससे ये भी पूछ रहा होता है कि क्या जैसे मुझे 5 साल पहले छोड़ के गई थी, अभी भी तुम्हारे बिल्कुल ऐसे ही इरादे थे ना? लेकिन ये जस्ट तुम्हारा वहम ही होगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। ये तो यही समझ रही थी कि इसने मुझे नहीं पहचाना है। खैर ऐसी कोई भी बात नहीं थी। फ़ौरन से इसका मास्क उतार के यहाँ पे किस भी करने ही लग गया था और इसके लिप्स पे बाइट करके ये कहता हुआ जाने लगता है कि अब तो हमारी मुलाकात अक्सर होती ही रहेगी। खैर तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों कुछ हुंडों से बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे। अभी इसे मालूम हुआ था कि इसकी गर्लफ्रेंड तो एक सीक्रेट एजेंसी के तौर पे ही काम करती है और वो बस एक मिशन के तहत ही इसके क्लोज आई थी। तब तो येंसु बहुत ज़्यादा ही हर्ट हुआ था। अब यही सारी पास्ट की बातें होती हैं जो कि याओ को सोने भी नहीं देती हैं। जैसे ही खाना खाने के लिए आती है तो मोम पूछती हैं कि तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ है। आगे से इसने कोई झूठ मूठ का बहाना बना ही दिया था। अब ये दोनों भी यंग मार्शल की फैमिली को लेके ही बात कर रहे थे कि कैसे बेदर्दी से एक लड़की ने उसे मार दिया था और इवन कि उनसे झूठ बोलने के बाद ही वहाँ से फरार हो गई। आज तक कोई भी उस लड़की को पकड़ नहीं पाया। अब उन्हें क्या ही खबर कि जिस लड़की के बारे में ये बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की ही अपनी बेटी है। ये एक सीक्रेट एजेंसी के तौर पे काम करती है। इसके मॉम डैड को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। अपनी ही एक साथी ली वैन से तो अक्सर इसकी मुलाकात हो जाती है। जो भी मिशन वगैरह होता है वो इससे आके डिस्कस करती है। अब आके यही बताने लगी थी कि हमारी शिप पे जो मेडिसिन्स वगैरह जा रही थी उस पे ही येंजू ने अटैक कर दिया है। वो सारी मेडिसिन्स लेके चला गया। अब हम क्या ही करें, तुम ही कुछ कर सकती हो। इसे तो सारी समझ आ जाती है कि मुझसे मिलने के लिए ही वो सब येंजू ने किया होगा। चलो क्यों ना उसकी ये वाली विश मैं पूरी ही कर दूँ। दूसरी तरफ ये तो सिर्फ और सिर्फ याओ के आने का ही वेट कर रहा था एंड देन उसकी एंट्री के बारे में इसे खबर मिल ही जाती है। आते ही जैसे ही वो सामने से कुछ फ्लावर्स को देखती है तो याद करने लगी थी कि ये तो मेरे फेवरेट हुआ करते थे। खैर अभी तक की येंजू ने संभाल के रखे हुए हैं, कैसे वो हैप्पी लाइफ गुजारते थे और इसने उसे धोखा दिया। खैर इसने गलत किया, इस बात का एहसास तो इसे था ही सही। जैसे ही ऊपर से येंसु आता है तो उससे पूछ लेती है कि अभी तक तुमने ये संभाल के क्यों रखे हैं। वो कह देता है कि कुछ चीज़ें खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बुरी भी होती हैं, लेकिन खैर कोई नहीं है, मैंने उन्हें संभाल के रखा हुआ है एज आ ब्यूटीफुल मेमोरी, वरना क्या और इनमें क्या ही रखा हुआ था।
अब ये उससे मेडिसिन्स वापस लेने की बात करती है और ये भी कहने ही लगी थी कि तुम मेरी लाइफ चाहते हो ना, कि मैंने तुम्हें चीट किया था, तो अभी के अभी मुझे मार सकते हो, ये तुम्हारे पास चॉइस है। येंसु भी आगे से कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हें मारना ही चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मारना तो एक चींटी को मारने के बराबर है, और इतनी आसानी वाली मौत तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ जो कि तुमने मेरे साथ किया था। उसके बदले में तो तुम्हें एक टॉर्चर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जो भी मैं तुम्हें करने को बोलूँगा सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें वही करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मेडिसिन्स वापस मिल सकती हैं। ये भी फ़ौरन से मान गई थी कि ठीक है, तुम्हारी जो भी विशेज़ है मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, एंड कंडीशंस भी पूरी करूँगी। वो तो अब फ़ोर्सफुली इसे किस भी करने ही लग गया था। ये तो इसका ऊपर से फ्रेंड नैन की एंट्री होती है। अब ये उसे वहाँ से जाने को ही बोल देता है कि मैं अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। अब तभी यहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम किमियान है, और हमारे ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड भी बनने ही वाली है। इसने अब जाओ को जाते हुए देख ही लिया था। इसकी मेड कह रही होती है कि वैसे बहुत जल्दी यंग मार्शल आपसे शादी करने वाले हैं, तो उनके ही इस मेंशन से एक लड़की निकल रही है, ये अच्छी बात तो नहीं है। ये सारी बातें सुन के अब काफ़ी ज़्यादा ये अपसेट हो गई थी कि इसका मतलब है कि मेरी तरह येंसु भी इंगेजमेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट जैसे ही अपने लिए कोई ड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, बाहर से ही येंसु की नज़र इस पे पड़ी जाती है। वो पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि कैसे जब भी कोई ड्रेस इसे पसंद आती थी या चूज़ करनी होती तो मुझसे ही आके पूछा करती थी, लेकिन इसे तो सबसे ज़्यादा प्रीटी तो वो ग्रीन ड्रेस में ही लगा करती थी, और अब तो इसे ऐसे मानो कि ग्रीन ड्रेस से हेट ही हो चुका हो। जैसे ही अब अपने ड्राइवर के थ्रू इसे मालूम होता है कि मिस्टर डू की फैमिली में ही, जो कि उनका बेटा है वैन लैन, उसके साथ इसकी इंगेजमेंट होने वाली है, ये सुन के तो इसका जेलिसी के मारे बुरा हाल कि ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट ही अब हमें वैन लैन को भी दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, एंड यही है हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड। इन दोनों को देख के इनके ही पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इनकी बिजनेस मैरिज होने वाली थी और कोऑपरेशन करने के लिए दोनों ही तैयार थे, ऐसे मानो कि जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स ही हों। इससे पहले कि इनकी इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती, तभी हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है, और वो भी अपने पूरे आदमियों के साथ। उन्हें देख के ये तो डर ही गई थी कि कहीं वैन लैन को मारने के लिए तो नहीं आ गया, बट ये देख के एकदम सरप्राइज रह जाती है कि ये तो वैन लैन के अंकल ही हैं, जिसके बारे में तो वो बिल्कुल नहीं जानती थी। अब इन दोनों को ऐसे घूर घूर के देखते देख के हैरान ही होता है कि अंकल, आप मेरी होने वाली वाइफ को डराएं तो मत, ये कितनी ज़्यादा मासूम है ना। और जानबूझ के ही पूछ लेते हैं कि वैसे ये आपके लिप्स पे ये चोट का निशान कैसे आया। कह देती है कि बस एक पागल कुत्ते ने ही काट लिया था। अब यहाँ पे आगे से वो भी बोल देता है कि हाँ, मुझे भी एक दफ़ा एक वाइल्ड कैट मिली थी, मुझे धोखा देने के बाद ही वहाँ से चली गई, वैसे ही कोई होगा एक कुत्ता भी। अब यहाँ पे मिस्टर डू तो अफसोस ही करने लगे थे कि मुझे तुम्हारे डैड के मरने का बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया था। ये तो उनकी सारी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है, इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वैन लैन और याओ पे ही होता है, जो कि मज़े से डांस कर रहे थे। वैन लैन इसे बता रहा था कि वैसे मेरे अंकल ऊपर ऊपर से बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के दिखते हैं, लेकिन मन के बड़े अच्छे हैं, उन्हें देख के डर मत जाना। अब जल्दी ये एक दूसरे को रिंग्स पहनाने वाले थे, इसलिए ये ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है, और चेंजिंग रूम में ही एंट्री हो गई थी येंजू की। येंजू तो इसे इंगेजमेंट ख़त्म करने को ही बोल रहा था, लेकिन ये मना कर देती है, और साथ ही साथ उसे अंकल कह के बुलाती है कि आप वैनलैंड के अंकल हुए तो मेरे भी ऐसे ही लगे ना रिश्ते में। अब तो इसे गुस्सा आ जाता है कि मैंने जो तुम्हें करने को बोला है बस वही करो, वरना के जो भी अब प्रॉब्लम्स होंगी ना, उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। बाहर से ही वैनलैंड इसे बुलाने के लिए आया था कि जल्दी आओ, इतनी देर हो गई है, अभी तक तुमने ड्रेस चेंज नहीं किया, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। ये मना कर देती है कि नहीं नहीं, मैं बस अभी आ ही रही हूँ। वो इसे अब डराने धमकाने के साथ ही इसकी ड्रेस की जिप बंद करता हुआ फिर वहाँ से जाने ही लगा था, और अब तभी उसके रूम से बाहर निकलता हुआ देख के वैनलैंड हैरान होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। खैर आगे से कोई बहाना बना के वहाँ से चलता बनता है। अब जैसे ही ये दोनों हंसी खुशी बाहर निकलते हैं अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी को पूरा करने के लिए, तभी इसे अपनी एक साथी के थ्रू मालूम होता है कि वो जो मेडिसिन्स लेने के लिए हमारे आदमी गए थे, अभी तक वो मेडिसिन्स उनके हाथों नहीं लगी हैं। इवन कि उस शिप पे फिर से जैनजू के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया है। ये सुन के बेचारी अब अपनी इंगेजमेंट को तोड़ती हुई वहाँ से जाने ही लगी थी, और इधर ही जैनसू बैठा वेट कर रहा होता कि वैसे इतना टाइम हो गया अभी तक वो आई नहीं है, लेकिन इसे इतनी ज़रूर उम्मीद थी कि वो ज़रूर आएगी अपने आदमियों को बचाने के लिए। और तभी इसे अपने आदमियों के थ्रू मालूम हो ही जाता है कि बाहरी मिसेस याओ आपसे मिलने के लिए आई हैं।
ये तो कह देते हैं कि उन्हें वेट करने को बोलो, मैं बैथ लेने के लिए जा रहा हूँ। यार जैसे ही ड्रेस चेंज कर रहा था तभी भागती हुई ऊपर से ये पहुंच जाती है कि जैसा कि आपने बोला था मैंने वो इंगेजमेंट ख़त्म कर लिया, सो हमारे आदमियों को छोड़ दें। लेकिन ये इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला था। यही कह देता है कि अब तो काफ़ी लेट हो गई है, तुमने मुझे खुश नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। मेरे लिए कुछ करो तभी मैं मानूंगा। खैर थोड़ी देर के बाद ही विंडो के पार इसकी नज़र पड़ती है कि वो तो स्नो में ही खड़ी हुई थी कि जब तक ये मान नहीं जाता है मैं भी यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। इसे अपने आदमियों की चिंता हो रही थी और ये एक बहाने से ही मियान को विंडो के पार देखने को बोलता है कि आज तो स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, जाके देखो तो सही। अब जैसे ही मियान की बाहर याओ पे नज़र पड़ती है तो इसे सारी बात की समझ आ जाती है कि इन्होंने जानबूझ कर ही मुझे ये सारा नज़ारा देखने को बोला था ताकि ही मैं इसकी हेल्प करूं जाके, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिससे कि यंग मास्टर बहुत पहले लव करते थे। फौरन से ही उसे सर्दी से बचाने के लिए कवर ही करने लगी थी, लेकिन ये तो वो वापस कर देती है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि मिस मियान आप बहुत ज़्यादा ही काइंड हार्टेड हैं, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ये देख के मियान तो दोनों को ही स्टबन कह देती है कि आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इन्हें देखने के लिए ही ऊपर से एंट्री हो गई थी येंजू की। वो तो सीधा ही छाता लेके इसके पास पहुंचता है कि बहुत ज़्यादा ही सर्दी है मियान, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। और उसके सामने ही उसे लेके अंदर चला ही गया था। मीन के अभी तक उसने इसे माफ़ नहीं किया था और ना ही वो इसके आदमियों को छोड़ने वाला था। अब नेक्स्ट डे जैसे इसकी नज़र पड़ती है कि वो तो स्टिल इधर ही खड़ी हुई है तो उसे बता देता है कि मैंने तुम्हारे आदमियों को छोड़ दिया। ये सुन के वो उसे थैंक यू कह के जैसे ही जाने लगी थी कि इससे पहले कि गिरती, ये अपना हाथ आगे बढ़ाता तो है लेकिन फिर वो खुद ही संभल के इसे इग्नोर करती हुई वहाँ से चली ही जाती है। फिर सीधा ही अपनी साथी के पास पहुंचती है जो कैसे यही गुड न्यूज़ दे रही थी कि हमारे आदमियों को फाइनली उन साहब ने छोड़ दिया है और मेडिसिन्स वगैरह भी हमें वापस मिल गई हैं, इनके उसने अपना पूरा ही काम कर दिया था। जैसे यहाँ से जा रही थी तो मिस्टर डू के आदमी इसके पीछे पड़ जाते हैं और अपने साथ ही लेके उनके पास ही आ गए थे। यहीं पे ही इसकी नज़र तो येंजू पे पड़ी गई थी। वो तो स्टिल इससे यही पूछ रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर को तुम्हारा वो कौन सा सॉलिड रीज़न था जिसकी वजह से कि तुम मेरे बेटे को ही रिजेक्ट करती हुई वहाँ से चली गई थी। आखिर को वो इंगेजमेंट क्यों तोड़ी तुमने। अब ये सब कुछ देखता ही ऊपर से वैन लेन आ जाता है जो कि अब अपने डैड से झूठ बोलने लगा था कि एक्चुअली में ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा ही लव करती है, लेकिन तब इसे पता चला कि मैं तो इसे लेके सीरियस नहीं हूँ, तो ये इंगेजमेंट ख़त्म करके ही चली गई थी। आप मुझ पे ब्लेम करें ना, मेरी वजह से ही जो गई थी। ये सब कुछ सुन के अब इससे पहले कि मिस्टर डू अपने बेटे को मारते आगे से ही याओ आ जाती है। अब ये कहने लगा था कि देखा डैड ये मुझसे कितना ज़्यादा लव करती है। खैर डैड ने तो अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए लॉक करने का डिसाइड कर लिया था और इवन के अपने आदमियों से कह देते हैं कि ये जो लड़की है ना इस पर नज़र रखना। क्या इसको चोट लगी हुई थी यहाँ पे येंसू इसकी हेल्प तो करना चाहता था, अभी भी इसके पीछे आदमी पड़े होते हैं तो इसलिए ही वो वहाँ से चलता बनता है। अब नेक्स्ट ही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डू के आदमी का ध्यान भटकाने के बाद ही सीधा ही येंसू इसे लेके अपनी प्लेस पे ही आ गया था कि मैं ही इसका प्रॉपर ख्याल रखूँगा। इस बेचारी को बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था। आखिर को सारी रात इसने ठंड में जो गुजारी थी। अब येंसू माने या ना माने उसे याओ की चिंता तो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। इधर ही मिस्टर डू का अपने आदमियों पे गुस्से के मारे बुरा हाल के आखिर वो लड़की तुम्हारी नजरों से बच के वहां से कैसे भाग सकती है, जल्दी से पता कराओ कि वो किधर है। इधर ये जैसे ही इसके गले में एक नेकलेस को पड़े हुए देखता है तो उतारना चाहता था, तभी इसकी आंख खुल जाती है जो कि मना कर देती है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन के अभी से गुस्सा आ जाता है कि क्या ये वैनलैंड ने ही तुम्हें दिया था, मीन के कोई इंगेजमेंट टोकन वगैरह होगा। आगे से कह देती है कि हाँ बिल्कुल उसने ही मुझे दिया था और मैं इसे कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ। येंजू तो उससे ये भी पूछने ही लगा था कि जो तुमने मेरे साथ इतना अर्सा गुजारा था क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई थी। ये तो साफ मना कर देती है। अब गुस्से में ही इसका जो पहना हुआ नेकलेस था उतार के बाहर फेंक देता है। अब थोड़ी देर के बाद ही इनकी नज़र पड़ती है कि बाहर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और वो स्टिल उसी नेकलेस को ही ढूंढने में लगी होती है। ये सब कुछ देख के इसे गुस्सा आ जाता है और जलन भी हो रही थी कि क्या मुझसे ज़्यादा ये वैनलैंड को पसंद करती है, और यही बात पूछने के लिए पहुंच भी आता है। खैर उसे अब वो वाला नेकलेस नहीं चाहिए था कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ शायद कि मुझे उसे भूल जाना चाहिए। इसे तो इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही होती है कि फोर्सफुली उसे किस भी कर लेता है। ये उसे खुद से दूर कर देती है कि ये क्या कर रहे हो तुम,
खैर वो कह देते हैं कि यही मेरी जगह पे वैनलैन होता तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फ़ील करती ना, लेकिन मैं हूँ इसलिए इतना ज़्यादा भड़क रही हो। इसे तो अब और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड देन फ़ोर्सफुली फिर से ही उससे किस करने लगा था। अब की बार आगे से वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। जैसे ही वो खून का निशान देखता है कि कैसे इसकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो इसे यहीं पे छोड़ के वहाँ से चला ही गया था। ये तो यहीं पे पड़े-पड़े ही अपने पास्ट की मेमोरीज़ में ही खो जाती है कि कैसे एक दफ़ा फॉरेस्ट के बीचों-बीच लाके इसे येंज़ू ने शादी के लिए प्रपोज़ किया था। एक ब्यूटीफुल सी रिंग भी पहनाई थी और वही रिंग तो थी नेकलेस में बंधी हुई जो कि इससे गुम हो गई। मियान तो बहुत ज़्यादा ही स्वीट होती है। अगले दिन ही आके इसका हाल-चाल पूछने लगी थी कि अब तुम कैसा फ़ील कर रही हो? क्या तुम्हारा फ़ीवर उतरा? ये कह देती है कि हाँ, डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो अब येंज़ू से पूछना चाहती थी कि क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? लेकिन वो साहब होते हैं कि फुल इसे इग्नोर करके मियान पे ही ध्यान देने में बिज़ी होते हैं। इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बातों ही बातों में इसे इधर ही जिनैन के थ्रू मालूम होता है कि कैसे जब उसके डैड की डेथ हो गई थी येंज़ू के, उसने बहुत ही बुरा वक़्त गुज़ारा है। इवन के लेबर का काम भी उसे करना ही पड़ गया था। तभी इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ़ मियान के डैड उसके काम आए थे और उन्होंने ही इन दोनों की एंगेजमेंट भी फ़िक्स की है। बहुत जल्द शादी भी कर लेंगे। ख़ैर शायद कि उन्हीं की वजह से ही वो उससे शादी करना चाहता है। अब आप उनकी लाइफ़ में इंटरफेयर ना करें, तो यही बेहतर होगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही येंज़ू को देखने के लिए आती है तो टेबल पे अचानक ही इसकी नज़र एक लेटर पे पड़ जाती है। अब इसे शक होने लगा था कि कहीं अपने मुल्क के साथ ये गद्दारी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मीन के कहीं जापानीज़ के साथ कोलैबोरेट करने का तो इसने फ़ैसला नहीं कर लिया है। अगर ऐसी बात है तो ज़रूर ये हमारी एजेंसी के हाथों मारा जाएगा। अचानक ही इसकी आँख खुल जाती है जो कि इसे वहाँ से जाने को ही बोलने ही लगा था। ये अभी थोड़ा-थोड़ा खुद भी डाउट में थी, इसलिए अपनी साथी से भी कह देती है कि जो लेटर की बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो फ़िलहाल ऑर्गेनाइज़ेशन तक नहीं पहुँचनी चाहिए। पहले मैं खुद कन्फर्म कर लूँ कि क्या वाक़ई में अब जापानीज़ के साथ कोलैबोरेशन में येंज़ू का हाथ है कि नहीं है, फिर ही हम कोई बात करेंगे। अगले दिन ही जैसे ही देखती है कि येंज़ू ऑफ़िस में नहीं है, फ़ौरन से ही वो लेटर देखने के लिए आ गई थी और तभी ही इधर ही एंट्री हो गई थी हमारे हीरो की। अब इसके पहुँचने तक तो वो एक जगह पे छुप भी गई थी। इवन कि उसे उस अलमारी में से तो कोई भी लेटर मिलता ही नहीं है। अब हमारा हीरो तो इसे देख ही चुका था, पूछने लगता है कि इधर क्या कर रही थी तुम? वही लेटर देखने के लिए आई थी ना, जो उस दिन मेरे जैसे कि मैं सोया पड़ा था तो तब तुम्हारी नज़र पड़ी थी कि तुम्हें मुझ पे शक है। वो कह रही थी है कि मैं तो जस्ट आपके लिए सूप ही लिए फिर रही थी जो कि मियान ने ही बना के आपके लिए भेजा था। शायद कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये सुनने के बाद ही बड़ी मुश्किलों से ही अब उसने इसकी जान छोड़ी थी। ये भी अब रिलीफ फील करती हुई वहाँ से जाने ही लगती है कि शुक्र है कि इसे असल बात का पता नहीं चला है। नेक्स्ट डे मियान की मेड जिसका नाम कि शिव है कोई सफाइयाँ वगैरह कर रही थी तो उसे फाइनली वो रिंग मिल जाती है जो कि याओ की गुम हो गई थी। अब वही रिंग देखते देखते ही ऊपर से येंसू की भी एंट्री हो गई थी जो कि उससे वो ले लेता है एंड रिमेंबर करने लगा था कि ये तो वही वाली रिंग है जब मैंने याओ को शादी के लिए प्रपोज किया था। क्या अभी तक उसने संभाल के रखी थी? मीन के नेकलेस में कोई और नहीं बल्कि यही रिंग थी। ऐसे ही खामखा में उसने मुझसे झूठ बोल दिया था कि वो तो वैनलैंड से ही रिलेटेड कोई चीज़ थी जिसे कि वो कब से ही ढूंढने की तलाश कर रही थी। अभी यही सोच रहा होता है कि आखिर को इसके मन में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ आ ही नहीं रही। यही बात पूछने के लिए उसके पास पहुंचते एंड देन ये भी कहने लगा था कि वो जो तुम्हारी रिंग गुम हुई है, क्या तुम उसे ढूंढना चाहती हो? तुम्हारी यही विश है तो क्यों ना वो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊं। ये आगे से मना कर देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मिलनी होगी तो मुझे मिल जाएगी और वैसे भी मैंने तो सारी पास्ट की मेमोरीज़ को ही अब भूलने का फ़ैसला कर लिया है। ये सुन के ही अफ़सरदा होता हुआ चला गया था। उसे रिंग भी नहीं देता है कि इसे नहीं चाहिए तो चलो कोई बात नहीं है। वैसे भी अगर उसे ढूँढना होती तो वो मुझे कह देती। नेक्स्ट सीन में ही अब मियान को याओ के पास ही बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि बातों ही बातों में इससे इधर की जगहों के बारे में ही पूछ रही थी कि बहुत जल्दी मैं इस सिटी को छोड़ के जा रही हूँ अपने घर, तो क्यों ना मुझे बता दो कि कौन सी खूबसूरत सी प्लेसेस हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहती हूँ। बातें कर ही रही थी कि ऊपर से ही येंजू की एंट्री हो जाती है जीनैन के साथ जो कि बहुत सारे गिफ्ट्स से लाए थे। अब यहाँ पे जैसे ही एक स्वीट्स इसे गिफ्ट करता है तो ये देख के हमारी क्यूट सी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि इसका मतलब है कि अभी भी ये मेरी केयर करता है। इसके दिल में मुझे लेके कोई ना कोई फीलिंग्स तो होंगी ही सही। अब एक मैप तो इसने मियान को थमा दिया था जिसे कि पढ़ने के बाद ही
अपना कुछ सामान लेके ही शिव के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ही फाइनली इसको आज़ादी मिल गई थी, इसलिए वैनलैंड तो काफ़ी खुशी-खुशी वहाँ से भाग ही जाता है। ये दोनों ही गुम हो गई थी कि दोनों हम बार-बार एक ही जगह पे आई जा रहे हैं। ऊपर से कुछ लोग भी इन्हें फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और छेड़ने भी लगे ही थे। इससे पहले कि मज़ीद बुली करते, ये सारा कुछ वैनलैंड देख लेता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ ही गया था। फ़िलहाल तो ये दोनों उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स ही थी। वो तो इन्हें मार के भगा देता है, अभी भी उसका पीछे किए जा रही होती हैं कि हम दोनों खो गई हैं, क्या आप हमें हमारी प्लेस पे लेके चले जाएँगे? अब जैसे ही बताती हैं कि कहाँ पे रहते हैं, वो फ़ौरन से उन्हें छोड़ने के लिए आ गया था। आखिर को वैनलैंड है भी बहुत ज़्यादा स्वीट। बातों ही बातों में वैनलैंड को मालूम हो ही गया था कि मियान तो इस जगह पे बिल्कुल नई आई हुई है, इसलिए उसे नहीं मालूम है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। खैर जैसे ही देखते हैं कि ये तो जहाँ पे कि मेरे अंकल स्टे किए हुए हैं बिल्कुल उसी जगह पे ही रहती है, फ़ौरन से ही वहाँ से भाग गया था कि अगर अंकल ने मुझे देख लिया ना तो मेरे डैड को बता देंगे कि आज मैं कहाँ पे फिर रहा था। अपने डैड से बहुत ज़्यादा डरता जो है, अब गलती से ही वो जो मियान के पास मैप था इसके पास ही रह गया होता है। उधर से अचानक ही याओ का नाम पढ़ के एकदम हैरान होता है कि क्या इसका मतलब है कि वो जो लड़की मियान है वो याओ को जानती है, लेकिन इनका कनेक्शन क्या हो सकता है? अभी देख ही रहा था कि मिस्टर डू आके इससे वो मैप ले लेते हैं। अब इस मैप को देखने के बाद ही मिस्टर डू को मालूम हो गया था कि याओ कहीं और पे नहीं बल्कि येनज़ू की प्लेस पे ही रुकी हुई है। इन दोनों का क्या रिश्ता है? मैंने तो कभी पहले इनको साथ में नहीं देखा था। ज़रूर कोई ना कोई तो बात है ही सही। और बातों ही बातों में इनके मुँह से ये भी निकल जाता है कि जब पास्ट लाइफ में जब येनज़ू के डैड की डेथ हुई थी उसके पीछे भी इनका ही हाथ है। इल्ज़ाम तो खामख़ा में याओ पे ही लगा हुआ है। अब वो क्या स्टोरी है हमें आगे चल के ही मालूम होगी। दूसरी तरफ ही ये उसके लिए स्वीट्स लाया था, सो वो थैंक यू करने के लिए पहुंच आई होती है। अब ऐसे ही इससे मियान का जिक्र भी कर देता है, यही कहने लगता है कि मेरे जो गॉड फादर हैं उन्होंने मियान के फादर के साथ मिलके ही हमारी इंगेजमेंट फिक्स करवाई है, वरना के लव वाली फीलिंग्स तो उसके और मेरे दरमियान बिल्कुल भी नहीं है। यार ये सब कुछ कहते-कहते अब अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और फ़ौरन से इसे किस भी करने ही लग गया था। ऐसे मानो वो जैसे ही याओ को देखते हैं ना उसके दिल में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। वो चाहे जितना इसे दूर रहने की कोशिश कर ले, ऐसा नहीं हो पाता है। अचानक ही एक गमला नीचे गिरने की वजह से उसमें जो पानी था इसके ऊपर गिर जाता है। ये चेंज करने के लिए चला गया था। इसी बात का ही फ़ायदा उठा के ये वो लेटर देखने की कोशिश करती है और फाइनली वो इसे मिल ही गया था, जिसे कि पढ़ने के बाद इसे पता चलता है कि ये तो जापानीज़ लोगों ने मिस्टर डू के नाम पे ही भिजवाया था। शायद कि वो हद तो चढ़ गया होगा इसके। और ऐसे ही खामखा में ये येनज़ू पे ही शक करने लगी थी कि वो जापानीज़ के साथ ही कोलैबोरेट कर रहा है अपने मुल्क के साथ गद्दारी करके। अभी ये लेटर देख ही रही थी कि तभी ऊपर से इसकी नज़र पड़ जाती है और आते इस पे गुस्सा करने लग गया था कि अच्छा जो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे स्वीट स्वीट बातें कर रही थी उसके पीछे तो यही रीज़न था कि यहाँ पे ये लेटर देखने के लिए आई थी। अब तो रिलीफ फील कर रही होगी ना कि इनके पीछे मेरा हाथ नहीं है। खैर चलो कोई नहीं है, हमेशा मेरे क्लोज आने के पीछे तुम्हारा कोई ना कोई मिशन तो ज़रूर ही होता है। एंड देन वो रिंग भी दिखाने ही लग गया था कि यही थी ना जिसे कि तुम ढूंढ रही थी। और एक्चुअली में ऐसे समझो कि प्रीटेंड कर रही थी कि तुम तो बहुत ही दिल से इस रिंग को ढूंढना चाहती हो एंड देन बाद में मुझे दिखा के फिर से मेरी सिंपैथी गेन कर लेती। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। भूल ही जाओ कि मेरे दिल में कभी भी तुम्हें लेके न्यू फीलिंग्स डेवलप होंगी। तभी अचानक ही नैन आके इन्हें बताता है कि बाहरी मिस्टर डू आए हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ याओ को लेने के लिए ही। इसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना मिस्टर डू का काम तमाम कर दूं, लेकिन ये कह देती है कि यहाँ पे ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसे एक आइडिया आता है, फ़ौरन से ही नैन को कह देती है कि जाओ मिस्टर डू को बुला के लाओ और अपने हेयर्स को ओपन करके इसके साथ इंटीमेटली होना चाहती थी। ये उसकी सारी बात को समझ जाता है एंड देन फ़ौरन से ही एक दूसरे के साथ रोमांटिक ही होने लगे थे। अब ये सीन जैसे मिस्टर डू देखते हैं उनका गुस्से के मारे बुरा हाल। अब जैसे ही इन दोनों को बाहर आने का कह के मिस्टर डू जाते हैं तो पीछे से ही नैन कहता है कि मैं बताना भूल गया था मिसेस याओ, एक्चुअली में हमारे यहाँ एक सीक्रेट डोर भी है जहाँ से कि बाहर जा सकते हैं। खैर कोई नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। और ये सब कुछ कहने के बाद ही स्माइल भी करने लगा था। खैर बाहर आके इन दोनों की शामत मिस्टर डू के हाथों आई ही होती है कि अच्छा तो तुमने मेरे बेटे के साथ इंगेजमेंट इसलिए ख़त्म की, आखिर को तुम दोनों रिलेशनशिप में जो थे, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो ना तो एक चॉइस देता हूँ मैं,
ये एक गन पड़ी हुई है, इसमें से या तो याओ यान्जू को मार दे या यान्जू याओ को मार दे, तभी मुझे कुछ ठंडक होगी और मैं यहाँ से जाऊँगा और फिर अपने बेटे को बताऊँगा ही नहीं सही कि आखिर को तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ये तो फ़ौरन से एक गन उठा के यान्जू पे तान लेती है। वो भी कह देता है कि ठीक है, मुझे मारना चाहती हो तो आओ मारो। लेकिन वो तभी अब गन का रुख अपनी तरफ ही कर लेती है। इसी बीच ही उसे चोट भी आ गई थी। ये सब कुछ देखते हुए मिस्टर डू तो वहाँ से चलते ही बनते हैं। पीछे से इसकी मरहम पट्टी तो यहाँ पे नैन ने कर दी थी। अभी उसे कह देते हैं कि तुम्हारा काम हो गया ना, चलो जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद ही अब उसे पूछने लगा था कि वैसे एक बात तो बताओ, वो रिंग अभी तक तुमने संभाल के क्यों रखी हुई थी और अभी ही आज तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? इसका मैं मतलब एक ही समझूं कि क्या वाकई में तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो और वो वाली फीलिंग्स रियल थी? ये कह देती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है एंड वो रिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी। आखिर को तुमने जो मुझे वो दी थी, इसलिए मैं हमेशा ही उसे अपने पास संभाल के ही रखना चाहती हूँ। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ही येंसू ना सिर्फ उसे किस करता है एंड देन वही रिंग वाला नेकलेस इसे पहनाने ही लग गया था कि आइंदा के बाद इसे मत उतारना, हमेशा प्रोटेक्ट करना। मॉम डैड से तो ये कह के गई हुई थी कि मैं एक मिशन पे जा रही हूँ। जैसे ही वापस आती है तो मॉम बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील करती हैं कि शुक्र है कि तुम घर पे आ गई हो, वरना कि मैं तो तुम्हें लेके काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ ही अचानक ही नैन को ही एक शरारत सूझती है। एक बुक जो कि फेवरेट हुआ करती थी याओ की, अब यान्जू को दिखा के यही कह रहा होता है कि वैसे वो यहाँ पे भूल गई है, क्या आप उसे देने के लिए जाना चाहेंगे? ये सुन के उसे भी आइडिया आ जाता है। जैसे ही अब उसके घर पे कॉल करता है तो उसकी मॉम के थ्रू इसे मालूम होता है कि याओ तो किसी से मिलने के लिए गई है। ये सुन के बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करने लगा था। या वो वैन लैन को सारी बात का बताने के लिए ही आ गई थी कि आखिर को उसने उसके साथ इंगेजमेंट क्यों तोड़ी थी और इसका उसके अंकल के साथ क्या रिश्ता है। इससे पहले कि इनके बीच कोई भी बात होती, ऊपर से ही हमारा हीरो भी जलता भुनता हुआ वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे देख के वैन लैन एकदम सरप्राइज ही रह गया था कि वैसे अंकल आप तो कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं जाते थे, फिर अपने सारे काम छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए? कहीं आप मुझे और जाओ को लेके जेलिस तो फील नहीं करते हैं कि देखो कि हम इतनी यंग एज में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप अभी तक सिंगल हैं? अब उसकी ये सारी बातें सुन के ना बहुत ज़्यादा ही जल भुन रहा होता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे चिढ़ाने के लिए ही बैठे हुए हो? खैर क्या तुम्हारे डैड को मालूम है कि तुम यहाँ पे पहुँचे हुए? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं अभी के अभी ही उन्हें बता देता हूँ। यही सुनना था वैन लैंड तो फ़ौरन से ही वहाँ से चला जाता है। खैर इसका काम तो उसे भगाना, जिसमें कि कामयाब हो ही गया था। अब इसे कह रहा होता है कि चूंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ साइन हो चुका है, इसलिए अभी के अभी मुझे खाना खिलाओ। सारी कंडीशंस पे पूरा ना होती ना तो फिर देखना। खैर ये भी फ़ौरन से मान जाती है एंड देन उसे अपने हाथों से ज़बरदस्ती खाना खिलाने ही लगी थी। और ये देखते हुए एक बच्ची आती है कि क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फ्लावर लेना पसंद करेंगे? वो भी एक ब्यूटीफुल सा चूज़ करके उसके पास ही रखता हुआ वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ देख के हमारी क्यूट सी हीरोइन को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। आज के दिन ही मियान ने तो एक क्लब में जाने का डिसाइड कर लिया था कि चूंकि इस प्लेस से जा रही हूँ तो क्यों ना उन जगहों पे जाऊँ जहाँ पे कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करूँ और मुझे एक्साइटमेंट भी मिले। जैसे ही उधर पहुँचती है तो मिस मान जो कि लड़कियों की बिडिंग क्या करती है, उनकी नज़र ही पड़ गई थी। अब एक लड़की न्यू न्यू ने लगी थी और ब्यूटीफुल भी होती है, तो उन्हें आइडिया आता है, वो इसे अपने पास आने को बोलने लगी थी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने इसकी ड्रिंक में कुछ ड्रग्स वगैरह मिला दी थी, जिससे कि पीने के बाद जैसे जारी होती है तो इसकी टक्कर बैनलैंड से हो जाती है। वो तो पहले ही से मिल चुका था, इसलिए ही वहाँ से लेकर जाने लगा था। ये तो उन ड्रग्स की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और फोर्सफुली उसे किस भी करने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है, लेकिन खैर इसके चुंगल से बचना उसके लिए तो नामुमकिन ही लग रहा था। इसने आज रात ही मिलने के लिए बुलाया था। याओ को बहुत ज़्यादा वेट करता है, लेकिन वो मिलने के लिए आई ही नहीं थी। एक्चुअली में रास्ते में ही उसे अपनी साथी वैन मिल गई थी और उसने कुछ काम करने को कहा था उसे। ऐसे ही उसका वेट करते करते सुबह हो गई थी और तभी इसका आदमी आके बताता है कि क्या आपको पता है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फिर से आपको मारने के प्लान बना रही है और इसका मतलब है कि मिशन सिर्फ और सिर्फ किसी और को नहीं बल्कि याओ को ही मिला है। ये सुन के से गुस्सा आ रहा होता है कि अच्छा तो इसलिए वो फिर से मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जैसे 5 साल पहले हुआ था अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये तो हम रात वाली सारी बातों को सोच सोच के परेशानी हो रही होती है। वैन ने इसे कहा था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि माना कि अब
जापानीज़ के साथ कोलैबोरेट करे या ना करे, लेकिन जेनज़ू हमारे लिए ख़तरा बन सकता है, इसलिए उसे मार दिया जाए। अगर तुमने अपना ये मिशन कंप्लीट ना किया तो उसके बाद ही किसी और को हायर कर लेंगे। अब ये तुम पे ही डिपेंड करता है कि क्या जवाब देती हो। ये तो मान गई थी कि ठीक है, अब जो भी है मैं ही उसका काम तमाम करूँगी। नेक्स्ट डे जैसे ही मियान की आंख खुली थी तो खुद को एक स्ट्रेंज प्लेस पे पाके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। साथ में वैनलैंड भी सोया हुआ था। अब तभी याद भी करने लगी थी कि रात को आपे से बाहर होके इसने कैसे वैनलैंड को ज़बरदस्ती किस भी की थी। खैर चुपके चुपके से यहाँ से जाना तो चाहती ही थी, लेकिन वैनलैंड देख लेता है। ये कह देती है कि जो भी कुछ हुआ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको पैसे चाहिए तो वो भी दे सकती हूँ, लेकिन वो कह देता है कि वैसे भी रात को तुम ड्रंक थी, वो सब कुछ भूल ही जाओ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। ये सुन के वो खुश हो जाती है एंड देन थैंक यू बोलती हुई वहाँ से चली ही गई थी। इधर ही अब आज तो याओ बहुत ज़्यादा ही तैयार होती है कि फाइनली मेरा अब अपना मिशन कंप्लीट करने का टाइम आ गया। इसने येंजू को मिलने के लिए बुलाया था और उसी जगह पे ही जहाँ पे कि उनकी फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी वो भी खैर पहुँच आया होता है कि देखते हैं कि आखिर को ये लड़की करना क्या चाहती है, अपना मिशन कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। और उसने कुछ भी हरकत की तो मैं भी इसे जान से ही मारूंगा। दोनों ही आके कुछ धागे वगैरह बांधते हैं एक ट्री के साथ और यहाँ से जाते जाते अचानक जैसे ये काफ़ी ज़्यादा रश देखती है तो मियान हैरान ही रह गई थी। एक्चुअली में वो मैडम जो कि लड़कियों की बिडिंग वगैरह क्या करती थी, उसका काम तो अभी के अभी इसने ठप कर दिया था। अपने ही सोल्जर्स को बुला के आखिर को ये गवर्नर का बेटा जो होता है वैन लैन ने उन मैडम को पकड़वा दिया था। अब जैसे उससे बात करने के लिए आती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। खैर यहीं पे ही वो मैडम इस पे अटैक करने के लिए पहुंच जाती हैं। अब ये उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती तो है, लेकिन फौरन से ही एक पिलर से टकरा गई थी। अब बेचारी एम्बेरस होती हुई यहाँ पे बेहोश होने का ही प्रिटेंड करने लग जाती है। अब तो रात का टाइम भी हो गया था। ये तो लेके येंजू को एक ऑर्फनेज भी पहुंचती है। अब इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता है। एक लेटर ही उसे दिखाने लग गया था कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्दी मिस्टर डू कोलैबोरेट करने वाले हैं जापानीज़ के साथ। अगर तुम ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता दो कि किस जगह पे उन्होंने आना है और ये सब कुछ कैसे होगा, और मिस्टर ताइची जो कि जापानीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं उनको ठिकाने पे लगा दिया तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन खुश हो जाएगी ना। तो इस तरह से तुम कभी भी मुझे नहीं मार पाओगी। आगे चॉइस तुम्हारी ही है कि क्या करना है। ये सब कुछ देख के वो तो और ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे तो यही तो चाहिए था। क्या हॉस्पिटल लेके ये तो मियान को पहुंच आया था। अभी तो उसके पास टाइम नहीं होता। यही कह देता है कि हमारी जब नेक्स्ट मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर तुम्हें अपने साथ डिनर पे लेके जाऊंगा, और उसे गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चलता ही बनता है। मिस्टर ताइची जो कि जापानीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे थे, उनकी सेफ्टी के लिए इन्होंने बहुत सारे गार्ड से हायर कर लिए होते हैं कि उन्हें सही सलामती मेरे पास लाना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पे ही हमें उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिखाया जाता है जिन्हें कि ऑलरेडी ही मालूम था यहाँ पे मिस्टर ताइची आने वाले हैं, बस उन्होंने उन्हें पकड़ना था। फाइनली मिस्टर ताइची की एंट्री हो जाती है। ये जैसे ही आके उन पे अटैक करते हैं और तभी इनकी नज़रों के सामने ही मिस्टर ताइची को ही हमारा हीरो येंसु लेके चला ही गया था। मीन के इस बार इसने याओ का ही यूज़ करके मिस्टर ताइची को अपना बना ही लिया था। खैर वो तो इसकी ब्रेवनेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई दे रहे होते हैं कि मैंने तो समझा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर डू के ही रूल्स चलते हैं, बट ना, तुम तो उससे भी बढ़ के ही अच्छे हो। खैर यहाँ पे इनकी कोऑपरेशन हो ही चुकी थी। अब यहीं पे याओ की एंट्री हो गई थी जो कि इससे यही पूछने के लिए आई थी कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया तुमने। फिर वो कह देता है कि हाँ तो आ रहा है ना तुम्हें अब की बार गुस्सा, जब तुमने मेरे साथ किया था तब मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था। अब पता चला होगा ना कि मैं कितनी ज़्यादा हर्ट सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। और ये भी कह रहा होता है कि तुमने क्या समझा था कि मुझे दोबारा से तुमसे लव हो जाएगा और इसलिए ही मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। नो नो, मेरा तो यही मकसद था कि मैं मिस्टर डू के हाथों से मिस्टर ताइची को अपना बनाना चाहता था, मुझे कुछ और सूझा नहीं। तो इसलिए फिर मैंने ही तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का भी, ताकि जब तुम लोग वहाँ पे उस पर अटैक करने के लिए पहुँचोगे मैं उसे बचा लूँगा। इस तरह से ही तो वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे, वरना के तुम्हें लेकर मुझे जेलिसी होगी या तुम्हारी मैं केयर करूँगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। और यही कहता हुआ उसका दिल तोड़ के वहाँ से चला ही जाता है। इधर मिस्टर डू का तो भड़क भड़क के बुरा हाल कि तुम लोगों के होते हुए मिस्टर ताइची को येंसु लेके चला गया, अब मैं उसका क्या करूं, मेरे हाथ तो चढ़े तो सही।
उसे ना मारा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। येंजू ने तब याओ को ये तो क्लियर कर दिया था कि मेरे दिल में अब तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है। खैर ये सारी बातें उसने अपने मन से थोड़ी ना बोली थी, इसी बात का तो इसे दुख होता है, इसलिए तो ड्रंक होकर घर पे ही वापस आ गया था। अभी भी उससे उतना ही ज़्यादा लव करता है जितना कि पहले करता था, लेकिन उससे जान छुड़वाने का एक यही से तरीका मिला था जो कि इसके मुंह में आया इसने बोल दिया। आज तो वैन लैन और मियान दोनों का ही मीटअप था, पूरे टाइम पे ही रेस्टोरेंट पे पहुंच आए होते हैं। अब जिस अंदाज से वैन लैन इसे देख रहा था, हमें तो साफ पता चलता है कि वो इसे पसंद करने लगा है। और कुछ ऐसी सी सिचुएशन मियान के साथ भी होती है। एक बच्ची को फ्लावर्स बेचते हुए देख के फ़ौरन से ही उसके पास आ ही गया था, और ये सब कुछ देख के मियान को फील होता है कि शायद ये आज मुझे प्रपोज करने वाला है। इससे पहले कि ये मियान के पास जाता, इसकी मुलाकात जी नैन से हो ही गई थी, जो कि बताता है कि मैं तुम्हारे अंकल की होने वाली वाइफ से मिलने के लिए ही आया हूँ। मुझे पता चला है कि वो इसी रेस्टोरेंट पे ही है। अब जैसे ही उनकी बातें सुनता है तो इसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होने लगा था कि इसका मतलब है कि जिस लड़की को मैं अभी अभी दिल दे बैठा था, वो कोई और नहीं, मेरे ही अंकल की होने वाली वाइफ है। इसने अब ये वाले फ्लावर्स अपनी किसी फ्रेंड को दे दिए थे, और जैसे ही मियान देखती है तो उसका भी दिल दुख जाता है कि इसका मतलब है कि मैं भी गलत ही समझ बैठी थी कि शायद कि वैन लैन मुझे पसंद करने लगा है, बट ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। या वो ऑर्फनेज में बच्चों को देखने के लिए आई थी। अब आगे आगे से पता चलता है कि येंसी तो इन सबको ही कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए ही पहुंचा हुआ है। ये अभी के अभी इन्हें वापस लौटाने को ही बोलने लगी थी कि ये तो अंकल एक ट्रेटर है और आप लोग ये लेने का कैसे सोच सकते हैं। अब सारे बच्चे ही उसका दिया हुआ खाना उसी के ऊपर ही फेंक देते हैं, और ये देख के अब याओ ने मना कर दिया कि ऐसे खाने की चीज़ को नहीं फेंकते हैं, वैसे भी अगर किसी दुश्मन की तरफ से मिली हो उसे खा लेना चाहिए। अब यहाँ पे जीनैन तो कहने ही लगा था कि आपको सारी बात कहीं से बता देना चाहिए कि आखिर को किस मिशन के तहत ही आप उन जापानीज़ के साथ कोऑपरेशन करने वाले हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि अब क्या फ़ायदा बताने का, उसने कौन सी मेरी बात पे विश्वास कर लेना है। वो इसे जाने से रोकती है और फिर रिंग ही वापस करने लगी थी कि ये मेरी है ही नहीं तो मैं इसे क्यों रखूँ। इससे पहले कि इनके बीच मज़ीद कोई बात होती, ऊपर से कुछ आदमी आके इन पे अटैक कर देते हैं। ये उसका हाथ पकड़ के बड़ी मुश्किलों से ये जान छुड़ा के एक बस में ही सवार होता है, और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे। यहीं पे ही हम मौका का फ़ायदा उठा के वो इसे इसकी रिंग वापस करके बाहर ही आ गई थी। यार इस बात से खुद भी कौन सा खुश दिख रही होती है। अब अपने आदमी के थ्रू इसे पता चल जाता है कि आज जिन लोगों ने इन पे अटैक किया था वो तो मिस्टर डू के ही भेजे हुए आदमी थे। मीन के वो तो पक्का पक्का इनका दुश्मन बन ही चुका होता है। सब गुस्सा आ रहा था कि इन मिस्टर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वैसे भी उसने तो अपना बदला लेना ही था कि इनकी वजह से ही वो मिस्टर जापानीज मेरे हाथों से चला गया। अब बाद में ही इसे मालूम होता है अपने आदमी के थ्रू के इन्होंने जो कर्ज वगैरह जापानीज़ के साथ लिया हुआ था वो तो वो वापस मांग रहे हैं, और इवन के इनके जो भी अकाउंट्स में पैसे वगैरह थे वो भी वापस ले चुके हैं। ये सब कुछ सुन के मिस्टर डू का तो गुस्से के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है कि ये सारा किया धरा यहाँ पे मुझे पता है कि येनजू का ही है, उस सांप को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर से कोई घटिया सा प्लान ही बनाने ही लग गए थे। अब से इसे अपनी एजेंसी की तरफ से न्यू मिशन मिल गया था। जापानीज़ के साथ ही येंजू आज की रात कोऑपरेशन करने वाला था, सो इसे हर हाल में वो नहीं होने देनी थी, चाहे कि अब यहाँ पे येंजू की जान ही क्यों ना ले ले। इसके पास भी एक और आइडिया ज़रूर मौजूद होता है। रात को ये वैन लैन को मिला के उनकी पार्टी में पहुंच आई थी, और अचानक ही इनकी मुलाकात इधर ही येंजू और मियान से भी हो ही जाती है। दोनों जैसे ही डांस कर रहे होते हैं तो इनके कपल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ये सीधी ही येंजू के पास आई थी। वैसे कह देता है कि मुझे मालूम है कि ज़रूर आज के दिन मुझे मारने के लिए ही आई होगी, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे सामने हूँ कि मुझे कैसे मारती हो। एंड देन इसे ऐसे ही चैलेंज करता हुआ साइड पे ही चला गया था। ये थोड़ा सा उससे नाराज़ होती है वैन लैन से, और फिर बातों ही बातों में इसे मालूम ये भी हो ही गया था कि ये तो कभी भी येंजू को पसंद करती ही नहीं थी, और ये भी जानती थी कि येंजू के दिल में तो ऑलरेडी कोई और लड़की है। अब ये सब कुछ मालूम होते ही ना यहाँ पे वैनलैंड तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। अब ये अपनी नाराज़गी का इजहार भी उसके सामने कर ही देती है कि उस दिन वो वाले फ्लावर्स तुमने किसी और लड़की को क्यों दे दिए थे, इसका मतलब है कि तुम एक प्ले बॉय हो। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, शायद कि तुमने कुछ गलत समझ लिया। मुझे इतना मालूम हुआ था कि मेरे अंकल की बनने वाली न्यू फ्यूचर वाली वाइफ आप ही हैं, तो इसलिए मैंने समझा कि क्या फ़ायदा कि आपको प्रपोज ही करूँ। तभी किसी राह चलती लड़की को मैंने वो फ्लावर्स दे दिए थे, ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकता था।
खैर ये सुनने के बाद ही वो काफ़ी रिलीफ फ़ील करती है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इस बात का तो इन्हें अंदाज़ा हो ही गया था। इन साहिबा का ये प्लान था कि ये यहाँ पे येंज़ू को मारने की बजाय इधर इन्हीं जापानीज़ मिस्टर ताइची को ही मारने का डिसाइड कर चुकी होती है। उनसे फ्लर्ट करने के लिए पहुँच आई थी कि इसी बहाने से ही इनका काम तमाम कर दूँगी। बट इसके मिशन को फ़ेल करने के लिए हमारा हीरो तो था ही सही ना। अब उसके आते ही ये तो चली जाती है। वो इसे पकड़ लेता है कि आखिर को क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? मुझे तो इतना पता था कि मुझे मारने की ट्राई करोगी, बट ना, इधर तो तुम्हारे इरादे कुछ और ही लग रहे थे। अब ये भी कह देता है कि वाक़ई में तुम्हारा यही मिशन है, तुम्हारी एजेंसी ने दिया है मुझे मारना और इस जो कि होने वाली है कोऑपरेशन इसे रोकना, तो अभी के अभी करके दिखाओ ना। क्या तुम्हारे दिल में मुझे लेके फीलिंग्स हैं इसलिए मुझे मार नहीं पाती हो ना? खैर ये वाक़ई में अपनी गन को पीछे कर लेती है कि मेरे ऐसे कोई भी इरादे नहीं हैं। खैर मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया उसका मुझे पछतावा है, मैं अब वो मज़ीद नहीं करना चाहती हूँ। ये सुनते ही अब हमारा हीरो तो पिघल गया था एंड देन उसे किस करने लगता है। अब इन दोनों को साथ में देख के ही वैन देन को अंदाज़ा हुआ था कि ओह अंकल तो इधर मेरी बेस्ट फ्रेंड को ही पसंद करता था और मुझे इस बात का पहले क्यों नहीं मालूम हुआ। खैर कोई बात नहीं है, अब तो पता चल गया ना। येंज़ू इसके हाथ पाँव बांध के गाड़ी में ही आके बिठा देता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ यहाँ से हिलने का नाम भी मत लेना। ये बड़ी मुश्किलों से ही खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक ही इसकी नज़र एक लेटर पे पड़ती है। इसे पढ़ने के बाद ही अंदाज़ा हो ही गया था कि ये तो न्यू रेलवे बनाने का ही कोई प्रोजेक्ट है। मैंने ऐसे खामखा में ही उस पर शक किया कि इलीगल काम करने के लिए वो जापानीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहा है, बट ना, ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं। अब कुछ आदमी आके इसे अपने साथ लेके जाते हैं कि हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं और इन लोगों को जाते हुए वैन लैन भी देख चुका था। उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये लोग उसे कहाँ पे लेके जा रहे हैं। येंज़ू को अब इधर ही एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है जिसके थ्रू से मालूम हो गया था कि याओ को लेके जाने वाले कोई और नहीं बल्कि मिस्टर डू के ही आदमी थे। खैर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि आपको क्या लगता है कि वाक़ई में मुझे पसंद करता है येंज़ू? ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं दुश्मन, क्योंकि उसके बाप का मर्डर मेरी वजह से जो हुआ था। लेकिन इसे तो यकीन था कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे येंज़ू ज़रूर ही आएगा और वाक़ई में वो तो पहुँच आया होता है। उसे जाने को बोल रही थी बट वो कहाँ मानने वाला था, इनसे मार ही खाता रहता है। उसके बार-बार कहने के बावजूद भी नहीं जाने वाला था। जहाँ पे के अपने बॉस येंज़ू को बचाने के लिए इधर उसके आदमी आ गए थे, यहीं पे ही फ्लाइंग बर्ड एजेंसी के लोगों की भी एंट्री हो चुकी थी। खैर वो भी अपनी लेडी बॉस याओ को ही बचाने के लिए आए होते हैं, सो इसलिए ये दोनों टीमें कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गई थी। यहीं पे इनकी नज़र पड़ती है वैन लैन पे। वो इन्हें फॉलो करने को ही कहने लगा था कि मैं ज़रूर अपने अंकल और अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहाँ से बचा के लेके जाऊँगा, मुझे सेफ़ रास्ते का पता है, बस आप लोग मुझे फॉलो करो। हम डैड ऐसी हरकतें तो करते ही रहते थे, तो इसलिए अब सारे ही रास्तों का पता होता है। अब अचानक ही येंज़ू को मालूम हो गया था कि उसके डैड की डेथ इन एजेंसी के लोगों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें तो जानबूझ के ही अब मिस्टर डू ने ही मारा था। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड यहाँ की पावर जो हासिल करना चाहते थे, और क्या बात हो सकती थी। हाँ, ये सुन के इसे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो अब इधर इन्हें इसी केव में ही छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो रही थी बर्फ़ की वजह से, ये तो जमने ही वाले थे। अब चलो एक दूसरे का सहारा तो बने ही हुए होते हैं। ऐसे ही अपने डैड को आते हुए देखता है तो फ़ौरन से ही बहाना करने लगा था कि ये देखें, इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, अगर वाकई में आपको अपने बेटे की चिंता है तो फ़ौरन से ही अब अंकल और साथ ही साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड याओ को छोड़ ही दें। इधर इन लोगों ने भी अपने सारे गीले शिकवे दूर कर लिए थे। वो तो यही पूछ रही होती है कि देखो अब तो तुम्हें मालूम हो गया है ना कि हमारी वजह से तुम्हारे डैड की मौत नहीं हुई थी, क्या तुम अभी भी मुझे गलत समझते हो? खैर वो तो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं। एंड देन दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं वार्म करने के लिए। खैर अब फाइनली अपने बेटे को छुड़ाने की खातिर ही उसने इन्हें छोड़ तो दिया था, लेकिन साथ ही साथ यांसू पे अटैक भी कर देते हैं कि इसे तो मर ही जाना चाहिए। अब खुद की जान बचाने के लिए जैसे ही मिस्टर डू अपनी गाड़ी में जा रहे थे, ये भूल जाते हैं कि जो जाल मैंने दूसरों के लिए बिछाया था उसमें खुद भी तो फंस ही सकता हूँ, और वाकई में यहीं पे ही गाड़ी में आग लग गई थी और उनकी डेथ हो जाती है।
इसी के साथ ही ये सीन कट अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जब जाओ की आंख खुली थी। वो उस वक्त अपने घर पे ही मौजूद थी। उसे सिर्फ और सिर्फ वैनलैंड की ही चिंता होने लगी थी। आखिर को उसने अपने बाप को जो खोया था उससे मिलने के लिए ही जाने लगती है। अब यहाँ पे पहुँच कर उसे मालूम होता है कि यैंसी और उसके साथ साथ मियान भी आई हुई है। दोनों ही एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं। कुछ डेप्टर्स की एंट्री हो गई थी। मिस्टर डू ने इनसे कुछ कर्ज वगैरह लिया हुआ था तो बस बाहर ही आके उन्होंने सर खाया होता है वैन लैंड का। हमें के सारे पैसे वापस चाहिए। अब ये सब कुछ देखते हुए ही ऊपर से मियान कह देती है कि आप लोगों के जितने भी पैसे हैं मुझे बता दे, मैं सारे के सारे ही वापस कर दूंगी, लेकिन हाँ वैन लैंड को ज़्यादा परेशान मत करो। ये सब कुछ तो याओ और जेंसू दोनों ही देख रहे थे। इधर ही येंजू कह देता है कि मियान तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी पैसे वगैरह देने हैं वो मैं दे देता हूँ। तुम्हारे डैड को पता चला ना तो देख लेना, उन्होंने बहुत सारा ही डांटना है। मैं ऐसे समझ लो तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। वैन लैन का मैं अंकल ही हूँ तो ये सब कुछ करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। और ये सब कुछ देख के यहाँ पे वैन लैन को तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा था। यार ये दोनों रिलेशनशिप में है, ये सब कुछ याओ जैसे ही जानती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा ही खुशी होने लगी थी। इधर वो तो अब वैनलैंड से ये भी कहने लगा था कि मेरी दुश्मनी तुम्हारे डैड के साथ थी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। सो ये मत सोचना कि तुम्हारे रिलेटिव्स में कोई भी नहीं है, मैं हूँ ना हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। अब जैसे ये जा रहा था तो पीछे से याओ कह देती है कि आज की रात मैं तुम्हें अपने साथ ही टाइम स्पेंड करने के लिए ही इनवाइट करती हूँ, ज़रूर पहुँचना। आज कोई एक फंक्शन था तो इसलिए वहाँ पे आने को बोल रही थी। सो रात के वक्त ही हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जिस प्लेस पे इसने उसे बुलाया था यंसु पहुंच जाया था याओ के साथ। तो वो ऑर्फनेज वाले बच्चे ही थे। अब उसने जो इन्हें झूठ बोला था कि ये एक ट्रेटर है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है कि मैंने ही ऐसे ही खामखा में बोल दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बच्चे तो इन्हें अकेले में कोई भी टाइम स्पेंड करने ही नहीं दे रहे होते। इन सारी बातों से यंसु तो काफ़ी ज़्यादा ही तंग आ जाता है। वो इन्हें पैसे देने लगा था कि जाओ जो कुछ खरीदना चाहते हो खरीद लो। वो तो अब भागते हुए वहाँ से चले ही जाते हैं। ये सब कुछ देख के याव तो स्माइल ही करने लगी थी। आखिर को वो इसकी सारी बात जान जो गई होती है। दोनों ही अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए थे। ब्यूटीफुल से स्टार्स को भी देखते हैं। अब एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो ही गया था। इससे पहले कि दोनों किस करते तभी बच्चों के बुलाने पे इनका ये सारे मूड का बेड़ा गर्क किया हो जाता है। खैर वो जैसे अब इसे घर छोड़ने के लिए आता है, इससे पहले कि इसे गुड बाय किस करता तभी इसकी मॉम ने देख लिया था, जो कि याओ को डांट ही रही होती हैं कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ वैनलैंड के साथ ही रिलेशनशिप में आने की तुम्हें इजाज़त दी थी। अब उसके अंकल के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पता तो है ना कि ये कितना ज़्यादा खड़ूस है। और फिर अपनी बेटी को ही लेती हुई वहाँ से चली ही गई थी। अब जैसे ये विंडो के पास खड़ी हुई थी तभी हमारा हीरो इसे मिलने के लिए आता है और फिर फ़ौरन से वो वाली रिंग भी पहनाने के साथ साथ ये भी कहने लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करती है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम इसे उतारना मत। एंड देन गुड बाय किस करता हुआ फिर वहाँ से चला ही जाता है। अब फिर हमें मिस्टर ताइची को ही दिखाया जाता है। मिस्टर डू ने मरने से पहले ही उन्हें एक लेटर भेजा था जो कि अभी अभी ही उन्हें मिला था, जिन्हें के पढ़ने के बाद इन्हें मालूम होता है कि इनकी जो एक दुश्मन एजेंसी है फ्लाइंग बर्ड, उसी के ही दो एजेंट हैं, याओ एंड साथ ही साथ येंसु भी, कि क्या फिर मैं उसके साथ कोऑपरेशन करके गलती कर रहा हूँ। ये सब कुछ जानने का हक तो उन्हें था ही सही। सो जैसे ही इसकी मुलाकात होती है येंजू से तो इस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि वैसे मुझे पता ही नहीं चला कि तुम भी फ्लाइंग बर्ड एजेंसी के ही एक एजेंट हो। वो कह देते हैं कि शायद कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सुन के अब ताइची कहने लगे थे कि ठीक है, अगर वाकई में ऐसी बात नहीं है तो मेरी आंखों के सामने तुम जाओ को मार के दिखाओ, तभी मुझे यकीन आएगा। और इसे फ़ौरन से ही अब जाओ के पास लेके आ गए थे, जिसे कि थोड़ी देर पहले ही ताइची ने किडनैप किया था। और कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने इसे मारो। अपनी गन देने तो लगे थे लेकिन वो रोक देता है कि नहीं, इसे अगर मारना भी है तो मैं अपनी गन से ही मारूंगा। और आज मैं आपको अपनी लॉयल्टी का सबूत दे देता हूँ कि वाकई में आपको लेके सिंसियर हूँ। और फिर बस अपनी आंखों के सामने ही अपनी लवर को मार देता है। इसी के साथ ही अब ये सीन तो कट हो गया था। अब वाकई में उन्हें मालूम हो गया था कि हमें लेके ये बिल्कुल सीरियस है, इसलिए इनकी कोऑपरेशन हो चुकी थी। अब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में येंजू ने तो याओ को मारा ही नहीं था। इन्हें पता था कि एक ना एक दिन ज़रूर मिस्टर ताइची हम पे शक करेंगे। सो इसलिए ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा ही हुआ था। एक तीर से तो इन्होंने दो शिकार कर लिए थे। मिस्टर ताइची को शक भी नहीं हुआ और इन लोगों ने साथ में मिलकर कोऑपरेशन भी कर ही ली।
अब तभी ऊपर से मियान और वैनलैन की भी एंट्री हो जाती है। वैनलैन इसका हाथ मांगने के लिए डैड के पास जाना चाहता था, तो आगे से येंजू कह देता है कि उन्होंने जो भी चैलेंजेस देने हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए क्या तैयार हो तुम। वो तो फ़ौरन से कह देता है कि हाँ बिल्कुल, और क्या, अब जो भी मुश्किलात होंगी हम दोनों मिलकर ही उन्हें फेस करेंगे। इसी के साथ ही अब हमें 5 साल बाद का ही सीन दिखाया जाता है। येंजू और याओ की शादी हो गई थी और इनका एक छोटा सा क्यूट सा बेबी भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट था। जहाँ पे कि इनकी फैमिली कंप्लीट थी, वहीं पे ही मियान और वैनलैंड दोनों ही अक्सर इन्हें विजिट करने के लिए आ जाया करते हैं। वो भी एक परफेक्ट कपल बन चुके थे। अब इन लोगों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।